देखिए बच्चा, आज ना फिजिक्स का इम्पोर्टेंट सेकेंड पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का तो हो गया, आज चला जाएगा सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का बता दिया ना, 3-3 नंबर वाले, और भी देखते रहिएगा। उसी तरह इसका भी आज सेकेंड पार्ट का आप लोग कह रहे थे ना। तो देखिए 3 नंबर वाले होंगे। चैप्टर 9 से शुरू होता है ना, तरंग प्रवाह प्रकाशिकी से लेके और नाभिक तक, यही है ना। अरे प्रकाशिकी है, इसके बाद वो है प्रकाश तरंगे, है ना। इसके बाद वो व्यतिकरण, ध्रुवण सब आ जाते हैं उसी के अंतर्गत, परमाणु, नाभिक, ये सब है ना। तो इसके बाद जो होता है इसमें देखिए, पहला चैप्टर से शुरू करते हैं इसमें, जिसमें क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से अब क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यही ना, TER। इसको शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, TER से क्या तात्पर्य है ना। कहीं कहीं आ जाता है TER, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। देखिए इसकी 2 ही शर्त हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 ही शर्त होते हैं। शर्त की बात करेगा तो 7-8 मत लिख लीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनर चुपचाप ऐसे करेगा, कहेगा ये बहुत ज़्यादा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ कर आया है। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण मतलब पूरा, आंतरिक मतलब अंदर, और रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन हो जाना, यानी अंदर जाकर फिर क्या हो जाए, परावर्तन हो जाए। जैसे होता है ना कि ये, तो अगर हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब ले जाते हैं तो प्रकाश या तो माध्यम की ओर जाता है, या तो फिर माध्यम ये अभिलंब से दूर भागता है, या फिर अभिलंब की ओर झुक जाता है। लेकिन हमको क्या करना है, दूर ले जाना है ना, तो किधर से ले जाएंगे, कौन से माध्यम से। सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान विरल माध्यम से क्या हो जाए, अधिक हो जाना चाहिए। ये देखिए ये जाएंगे, फिर अगर एक ले जाए ऐसे, यही जाकर कहाँ चला जाए, बराबर हो जाए 90 डिग्री पर अगर बना ले अगर ये, तो इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। लेकिन अगर क्रांतिक कोण से अगर अधिक मान लेकर जाएंगे, झुकाव है ना, झुकाव क्या हो जाए, ऐसा हो जाए कि जो परावर्तन और जो अपवर्तन किसना हो जाए, परावर्तन कोण के ऊपर चला जाए ना, तो क्या होगा, यानी इसका झुकाव जितना अधिक करेंगे वो क्या करेगा, आंतरिक परावर्तन करेगा ना। जैसे आप लोग आते होंगे कभी कभी तो नहर पर या तो फिर नदी में, तो सूरज की रोशनी हम लोग चलते हैं तो अचानक पानी में पड़ता है, और पड़ कर क्या हो जाता है, हम लोगों की आंखों पर आ जाता है, तो किसके अंतर्गत आते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंतर्गत आते हैं ना। कि जैसे एगो तो माध्यम में गया तो वो अंदर से झुकाव हो गया, इसे क्या बोलते हैं, आपतित बोलते हैं, इसको अपवर्तित कि परावर्तित, अंदर जा रहा है ना तो अपवर्तित। ये वाला ना होगा, ये क्या हो जाएंगे, आपतित, ई का हो जाएंगे। लेकिन कितना होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, है ना। क्रांतिक कोण जिसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं ना, जो एकदम अभिलंब से एकदम सतह पर जाता है ना, कि अभिलंब है कि ये क्या होता है, समतल पृष्ठ न होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए यही होता है सर, कि यदि कोई आ रहा है क्या, आपतित किरण जो होता है कितना हो जाए, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, अधिक हो जाएगा तो वही क्या कहलाएगा, परावर्तित किरण होगा ना। अगर सतह पर रहेगा तो वो क्या हो जाता है, समतल सतह पर रहेगा तो वो क्रांतिक कोण हो जाता है। लेकिन जब क्रांतिक कोण से भी अधिक झुकाव पर जब लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, परावर्तित हो जाएगा ना। तो वही क्या कर रहा है, यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान विरल माध्यम में बने क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाए,
अधिक हो जाए। इसमें सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण, सघन माध्यम में कौन सा होगा, नीचे वाला कि ऊपर वाला? ऊपर वाला होगा ना। यानी ये हम लोगों का क्या हो जाए, सघन, ये सघन माध्यम का मान विरल माध्यम में बने क्रांतिक कोण। विरल माध्यम कौन सा होगा, नीचे वाला। सही है ना आप लोग? विरल माध्यम में बने क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय क्या हो जाता है, उसी माध्यम में, 2 बार लिखा गया है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। किसमें? तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय क्या हो जाते हैं, जो प्रकाश है ना, आपतित किरण जो जा रहा था माध्यम में, उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। न कि वहां पर अपवर्तित होगा, अपवर्तित ना होकर क्या हो जाएंगे, परावर्तित हो जाते हैं। जैसे आईना चमकाते हैं ना, आईना सूरज की रोशनी में क्या करते हैं, आईना या चाहे हम लोग वॉच लिए रहते हैं तो ऐसे चमकाते रहते हैं चारों तरफ, तो सूरज की रोशनी तो आ रही है आईने उसके शीशे पर, और फिर हम लोग क्या कर दे रहे हैं, उसको परावर्तित कर दे रहे हैं ना, हो रहा है ना। तो वही क्या कहलाता है, यही घटना क्या कहलाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी TER, या चाहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आया कि आता है, ऐसा नहीं है कि परिभाषा है तो नहीं आएगा, आता है ना। इसकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, तो इसकी 2 शर्तें होती हैं। पहला है प्रकाश सघन माध्यम से कहाँ चला जाए, विरल माध्यम में जा रहा हो। सघन माध्यम से कहाँ जाएगा, देखिए सघन माध्यम है ना, किधर जाना चाहिए, विरल माध्यम में, न कि विरल माध्यम को सघन माध्यम में नहीं ले जाएंगे। देखिए अगर विरल माध्यम में से सघन माध्यम में ले जाएंगे तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर इधर भागेगा, और हमको ले जाना किधर है, समतल सतह की ओर। ये तो अभिलंब है ना, तो नॉर्मल की तरफ नहीं ले जाना है, ये झुक जाएगा। विरल माध्यम से जब कोई प्रकाश किरण जाता है सघन माध्यम में तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, लेकिन सघन माध्यम से जब विरल जाता है तो वो सतह की ओर क्या होता है, भागता है। तो ये क्या होगा, जब ये अंदर आएगा तो क्या होगा, उधर भागेगा, एक समय आएगा क्रांतिक कोण पर आएगा, और क्रांतिक कोण से फिर क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो ये पहला है कि प्रकाश जो होता है सघन माध्यम से कहाँ जाना चाहिए, विरल माध्यम में। और दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाना चाहिए, अधिक हो जाना चाहिए। ये आपतन कोण है। जैसे अब तीनों को बता दे रहे हैं ना, तीनों को फिगर, जैसे पहला है अगर ऐसे ले जा रहे हैं तो ये अभिलंब की ओर भागेगा कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आपतन, आइए आपतित, आपतित किरण, यही ना। एक ले जाएंगे तो क्या होगा, झुकाव है ना, इसको क्या करें, आपतन किरण कोण को क्या करें, और अधिक ले आए झुकाकर, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहीं पर। तो ये क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। लेकिन और अगर झुका दिया जाए तो ये क्या होगा, आपतित किरण परावर्तित किरण के क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा परावर्तित ना। हाँ, ये अपवर्तित हो जाएंगे, ये आपतित, यही। यानी ये क्या हो रहे हैं, जब होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, परावर्तित हो जाएंगे। और जब तक परावर्तित नहीं होंगे तब तक हम क्या करेंगे, एंगल को और बढ़ाते जाएंगे। जैसे चलते हैं तो नहीं होता है कि सतह चमकने लगता है, यहाँ से पानी एकदम, लेकिन जो ही और थोड़ा सा हटते हैं तो पता चलता है सूरज की रोशनी हमारी आंखों पर पड़ गई, है ना। तो यही कह रहा है क्या कि आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए, क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने चाहिए। आवश्यक शर्तों में यही 2 शर्तें मुख्य होती हैं, है ना, कि सघन माध्यम से विरल माध्यम है। विरल से सघन कभी मत करिएगा ना, तो अभिलंब की ओर भागेगा, कुछ नहीं एंगल मिलेंगे।
लेकिन जो ही सघन से विरल में जाएंगे तो क्या करेगा, उसको अभिलंब से दूर लेकर भागेगा। जब अभिलंब से दूर लेकर जाएगा तो उसको क्या कर सकते हैं, परावर्तित कर सकते हैं। दिक्कत है इसमें नहीं ना। देखिए बच्चा, अगला जो प्रश्न है ये भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक जो उसका एग्जाम्पल है वो है, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम आप लोगों को बता दिए कि किसे कहते हैं, तो उस पर आधारित जो है ये प्रश्न है क्या, कि प्रकाशिक तंतु क्या होते हैं। देखिए प्रकाशिक तंतु क्या होते हैं, किरण आरेख की सहायता से इनके द्वारा प्रकाश संचरण की विधि को क्या करिए, समझाइए। यानी इनके द्वारा जो प्रकाश की संचरण विधि होती है इसको क्या करना है, समझाना है। तो देखिए प्रकाशिक जो तंतु है ना, वो क्या होता है कि एक जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रकाश का क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते रहते हैं। जैसे नहीं है कि कोई एक पाइप ले लेते हैं, कि जैसे कोई एक पाइप है, ये मान लेते हैं कि एक तरह से पाइप रहेगा, और अगर इसमें अगर हम कहीं से ऐसे कुछ एंगल से क्या करेंगे, प्रकाश को भेजेंगे, लेकिन अंदर का सतह कैसा होना चाहिए, तो चमकीला और इतना पतला नहीं होना था, थोड़ा सा मोटा, और इसके बाहर क्या होंगे, लेप किए रहते हैं। तो इसमें क्या होंगे, जब प्रकाश इसमें भेजेंगे तो क्या होगा, आंतरिक परावर्तन होते हुए क्या करेगा, बाहर निकल जाता है। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाशिक तंतु। तो प्रकाशिक तंतु जो है किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित, तो ये किस पर कार्य करता है, चाहे किस पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह आधारित एक एग्जाम्पल है। तो चलिए देखते हैं इसको क्या होता है पूर्ण आंतरिक, ये प्रकाशिक तंतु। तो देखिए ये क्या होते हैं कि प्रकाशिक तंतु, देखिए बच्चा, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, देखिए हम बोले हैं जो TER टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी या लंबी दूरी तक क्या किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। देखिए एक जो पाइप नुमा होती है, सही, अगर इसको सीधा ले जाना है तो एकदम सीधा दम जलाएंगे तो क्या होगा, जो मार्ग में जो टार्च की जो मान लेते हैं कोई प्रकाश यहाँ से गुजार रहे हैं, तो उसी प्रकाश की रफ्तार से क्या करेंगे, दूसरे के साइड से हम लोग निकाल सकते हैं, या तो टेढ़े मेढ़े ले जाएं या फिर सीधे ले जा सकते हैं, लेकिन गति क्या होगी, बराबर हो जाती है। तो वही कह रहा है क्या, कि जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी या फिर लंबी दूरी तक क्या किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। तो देखिए बोला था क्या, कि किरण आरेख की सहायता से इनके द्वारा प्रकाश संचरण की क्या करिए, विधि को समझाइए। तो देखिए प्रकाशिक तंतु, अब इसकी संरचना क्या किया जाएगा, व्याख्या कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि प्रकाशिक तंतु की संरचना एक लचीली पाइप जैसी होती है। देखिए ये जो पाइप बना है ना, जो हम बनाए हैं, तो ये क्या होती है, एक लचीली पाइप होती है। लचीली यानी ज्यादा वो कड़ा नहीं होगा, टाइट नहीं होगा, जो हम दिखा रहे हैं लचीली होनी चाहिए। इसके मध्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड। देखिए बच्चा, इसके मध्य भाग को हम लोग क्या कहेंगे, क्रोड कहते हैं। इसके मध्य वाले भाग को समझ रहे हैं कि क्या है, यह एक लचीली पाइप है जिसके मध्य भाग को हम लोग क्या कहेंगे, क्रोड कहते हैं। जिसका अपवर्तनांक कितना होगा बच्चा, तो मान लेते हैं कि इसके अंदर का अपवर्तनांक क्या मान लेते हैं, होता है 1.7, यानी बहुत चमकीला होना चाहिए, बहुत चमकीला होना चाहिए। जब अपवर्तनांक 1.7 है तो यानी वो कैसा होना चाहिए, सतह चमकीला होना चाहिए। तथा बाहरी भाग को क्या कहते हैं, क्लोडिंग कहते हैं। देखिए बाहरी भाग को क्लोडिंग कहते हैं, और जिसका अपवर्तनांक 1.5 होता है। देखिए यानी अंदर का अपवर्तनांक बाहर के अपवर्तनांक से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है कि प्रकाशिक तंतु में जो अंदर का भाग ज्यादा अपवर्तनांक वाला होता है कि बाहर का, तो अंदर वाला भाग क्या होते हैं, ज्यादा अपवर्तनांक वाले होते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.7, और ऊपर वाले का होता है 1.5। जब प्रकाश तंतु के एक सिरे पर आपतित होता है, देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रकाश को एक सिरे से क्या कर दे रहे हैं, आपतित कर दे रहे हैं, यानी यहां से हम प्रकाश को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो वह
तंतु के अंदर से गुजरने लगता है। देखिए ये क्या करता है, तंतु के अंदर से, देखना यहां पर जाएगा तो यहां पर टकराएगा, टकरा कर फिर यहां पर आया, फिर ये क्या किया, जिग जैग में गति करने लगा। ये इसकी गति कैसी हो जाती है, तो जिग जैग में, जिग जैग में क्या होती है, इसकी गति होती रहती है। इस तंतु और क्लोडिंग अंतरा पृष्ठ में बार बार क्या करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। देख रहे हैं ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। जैसे ये वाला प्रकाश यहाँ पर गया, टकरा कर फिर वापस आया कि नहीं आया, और फिर यही प्रकाश जब यहाँ पर आएगा तो उसी गति से फिर जाएगा दूसरे बिंदु पर, और दूसरे से फिर तीसरे, तीसरे से चौथे, फिर ऐसे करते करते क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे जो है, यानी एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ से क्या होता है, वही तीव्रता के साथ वो बाहर निकल जाता है। तो वही कारण है जिसके कारण प्रकाश तंतु के दूसरे सिरे से उतनी ही तीव्रता से के साथ क्या हो जाती है, वो बाहर निकल जाता है। तो ये क्या थे, प्रकाश तंतु के प्रकाश, उसका किरण आरेख। तो वही कह रहे क्या बच्चा, देख लीजिएगा कि प्रकाशिक तंतु क्या होते हैं और किरण आरेख बनाना है। तो देखिए प्रकाशिक तंतु जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर क्या है, आधारित एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को, देख रहे हैं ना, प्रकाश सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ सीधे या फिर टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी या फिर अधिक लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। यानी थोड़ी दूरी पर भी या फिर लंबी दूरी अगर तय करना है तब भी ले जाया जा सकता है। हम यहाँ पर बना दिए हैं आपको, जैसे एक पाइप है तो पाइप के अंदर वाले को हम अपवर्तनांक के माने हैं और ऊपर वाले को N2। तो इसका अपवर्तनांक कितना है तो बच्चा 1.7 और इसका अपवर्तनांक 1.5। ये पाइप के जो अंदर का जो है ना पाइप, उसका ऐसे काट कर हम निकाले हैं। तो ये क्या है, प्रकाशिक तंतु की संरचना एक लचीली पाइप जैसी होती है। इसके मध्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोट कहते हैं, और जिसका अपवर्तनांक कितना होता है 1.7। और बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोडिंग कहते हैं या क्लेडिंग भी कह सकते हैं, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है 1.5। जब प्रकाश तंतु के एक सिरे पर आपतित होता है, जब एक सिरे पर क्या होता है, आपतित होता है, तो वह तंतु के अंदर से गुजरने लगता है। और अंदर क्या होने लगता है, गुजरने लगता है। और इसके अंदर वाले पृष्ठ पर बारंबार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। और ये क्राइटेरिया करते करते क्या होता है, दूसरी तरफ क्या हो जाते हैं, उसी तीव्रता के साथ प्रकाश बाहर निकल जाता है। तो ये क्या थे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी परावर्तन बता दिए। इसके बाद जो उसके अंतर्गत कौन सा कार्य करता है, कौन सी युक्ति आती है, तो ये बता दिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चा, अगला जो प्रश्न है ना, समझिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग कहीं पढ़े होंगे, कहीं नहीं पढ़े होंगे। होता है कि ये क्या आ गया, कैसा क्वेश्चन आ गया, अजीबोगरीब आ गया। तो ये अजीबोगरीब नहीं है, बस आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस ना, एक उत्तल लेंस एक वस्तु तथा एक पर्दे के बीच में कहीं रखा गया है। कहीं है, क्या है, मान लेते हैं कि ये कोई पर्दा है ना जी, ये कोई हम मान लेते हैं क्या है, पर्दा है, ठीक। और कहीं एक वस्तु है, हम मान लेते हैं कि कहीं एक वस्तु है, और इन्हीं के बीच में कहीं क्या है, उत्तल लेंस रखा गया है। मान लेते हैं कि हम यहीं पर रख दिए, ठीक बच्चा। इन्हीं के बीच में कहीं रखा गया, दोनों के बीच में रखा गया, पर्दा और उत्तल लेंस के बीच में, अरे वस्तु और पर्दे के बीच में क्या रख दिया गया है, उत्तल लेंस रख दिया गया है ना। जैसे जैसे ये कोई पर्दा है, यहाँ पर कोई उत्तल लेंस और ये कहीं वस्तु, तीनों एकदम ऐसे रखी हैं ना, है ना तीनों। मान लेते हैं कि यही उत्तल लेंस इसमें रख देंगे, हमारे पास अवेलेबल नहीं है उत्तल लेंस, इसी में लगाया जाता है लेंस, रख देंगे इसको ऐसे। ये पर्दा है और ये वस्तु है, रख दिया जाएगा। तो वही कह रहा है क्या, तब
पर्दे तथा वस्तु के बीच की दूरी कितना है? वही देखो जी, ये ओ, ये मान लेते हैं ओ, इसको यल मान ले, यल, इसको पी। तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितना दिया है? यक्स। फिगर के माध्यम से देख लेंगे तो शायद समझ में आ जाए। हो गया ना? यानी पर्दे तथा वस्तु के बीच की दूरी यक्स तथा लेंस का आवर्धन m है, तो सिद्ध करना f बराबर एम एक्स अपान के m+1 का होल स्क्वायर है ना। फिगर तो बना दिए, इसको प्रूफ किया जाए तो लेंस के सूत्र से यहाँ पर क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या लिखेंगे? लेंस के सूत्र से। देखिए क्यों लेंस का सूत्र लेंगे? क्योंकि लेंस में ना दिया है उत्तर लेंस, तो उसका सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v माइनस 1/u। उत्तर लेंस है तो वस्तु क्या होगी? निगेटिव होगी पॉजिटिव? निगेटिव ना होगा, निगेटिव होगा। लेंस के लिए तो क्या होंगे? वस्तु की जो भी होंगी। तो यहाँ पर माइनस कर दें कि फिर से लिखें? यहीं पर माइनस कर देते हैं, ठीक, क्योंकि एक लाइन कहाँ ले जाकर बढ़ाएंगे। क्योंकि लेंस के सूत्र में जो होता है यू जो होता है क्या हो जाते हैं? वस्तु है, और वस्तु कहाँ रखी जाती है? LHS की तरफ होता है ना, लेफ्ट रखा जाता है। और जो भी चीजें संख्या रेखा पर देखिएगा, लेफ्ट में जितनी भी चीजें होती है वो सब क्या हो जाती है? माइनस में आ जाती है। निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे आप लोग। तब इसको दोनों को सॉल्व करें तो 1/f = 1/v + 1/u, ये हो जाएगा ना। इसमें दिक्कत है किसी को? नहीं। आइए बताओ जाए। चूंकि m बराबर होता क्या है? v अपान की आवर्धन। आवर्धन बराबर होता है ना, आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की दूरी के बटे में वस्तु की दूरी, या फिर v बराबर क्या लिख सकते हैं? mu लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। हो सकता है, क्योंकि हमको किस फॉर्म में ले आना है? इस फॉर्म में। ये दिया है लेकिन इसको इसमें ले आना है ना। हाँ, तो अब v के जगह पर क्या रख दें? mu, m अपान के mu और 1 अपान के u करेंगे। एलसीएम ले लें, क्या होगा एलसीएम? mu स्क्वायर, यही ना होगा mu। इसमें कोई डाउट है? ये दोनों को लेंगे तो u तो इसमें भी है, u इसमें भी है, m अकेले है ना, इसीलिए क्या करेंगे? दोनों को लेंगे तो mu स्क्वायर, यही ना होगा। हा? तो आगे करेंगे तो क्या होगा? इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर, यही करते हैं ना। तो 1 अपान के m, तो ये क्या हो जाएगा? u + mu अपान के mu स्क्वायर होगा। अच्छा ऊपर है, अच्छा 2 बार लिख दिया ना। हाँ सही बात है, शाबाश। देखिए तो इनको कहाँ लिख देंगे? u, आई इनको n u यहाँ पर कॉमन ले लें तो 1 अपान के f = क्या हो जाएंगे? m प्लस, अरे 1 + m ना, 1 + m अपान के mu स्क्वायर हो जाएगा ना, mu स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। हम थोड़ा सा इधर चले ना जी। u से u कट जाएंगे, एगो ना कट जाएंगे, तो 1 अपान के f = 1 + m अपान के mu, यही ना होगा जी। अभी हमको ये फॉर्म में ले आना है ना, तो वस्तु की जो दूरी है, तो अब देखिए ये तो मान लिए
या फिर एफ बराबर क्या हो जाएंगे, एफ बराबर mu अपान के 1 प्लस या m प्लस, एगो तो काम कर दिए, 1 प्लस m तो आ गया, लेकिन हमको लाना है mx ना, यू ही यक्स है, चाहिए चूंकि v बराबर का होता है एम यू, यही ना निकाले हैं, v बराबर एम यू। आई बताइए v है का, आई प्रतिबिंब की दूरी है ना, पर्दे पर ही प्राप्त होगा। अब पर्दे पर अगर प्राप्त होगा तो इसको अगर हम v मान लें ना, तो है दूरी है यक्स में यू हो जाएगा, होगा ना। तो ये बताइए ये कि v बराबर क्या लिख सकते हैं, टोटल दूरी कितना है यक्स माइनस यू लिख सकते हैं ना, है ना। यानी एगो v बराबर एम यू, एगो v बराबर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एम यू बराबर यक्स माइनस यू, या फिर एम यू, इसको इधर या ला दें का है यू बराबर यक्स, यू कामन ले लें तो m प्लस 1 बराबर यक्स, या u बराबर यक्स अपान के m प्लस समीकरण नंबर 2 ना, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। देखिए हमको लाना है ये फॉर्म में ना, जिस कारण हमको u की वैल्यू हमको कहीं ना कहीं जुगाड़ करना था, क्योंकि समीकरण 1 में u का मान है तो 2 को मिले हैं, लेकिन अभी एक को है चाह रहा था, तो u को हटाना वहां पर जरूरी था। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या प्राप्त हुआ, u का मान ले जाकर कहाँ रख दें इसमें, तो f बराबर क्या हो जाएंगे m, यक्स होगा ना u का मान, यक्स अपान के m प्लस 1, आई दिया ही था ऑलरेडी, हो गया ना। यानी ये क्या हो गए एम एक्स, m प्लस 1 का यही प्रूफ करना है, क्या लिख देंगे हेंस प्रूफ, HP हेंस प्रूफ होगा ना। यानी लेंस के सूत्र से शुरू करिएगा, यहाँ पर जो मानवा दिया है हमको पता ही है आवर्धन, आवर्धन का मान जब रखेंगे तो ये समीकरण नंबर 1 बनेगा, और टोटल दूरी तो अभी दिया ही है, टोटल दूरी तो यक्स दिया है, तो v और u तो ये निकल जाएंगे, इन दोनों को क्या कर दिया तुलना किए तो हमको u का मान निकल गया, इस u का मान ले जाकर कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा। उन्हें देखिए बच्चे, अगला जो प्रश्न है वो है व्यतिकरण ना, व्यतिकरण, ये प्रश्न जो है आता रहता है, पेपर उठाकर देखिएगा तो व्यतिकरण के बारे में पूछता है कि व्यतिकरण या तो किसे कहते हैं, या इसके प्रकार आ जाएगा, या फिर इसकी शर्तें, यानी इसका शर्त भी पूछता है। तीनों में या तो तीनों कर आ जाता है 3 नंबर में, कि उसकी परिभाषा लिखिए, उसके प्रकार लिखिए और उसके शर्त भी लिखिए, तब जाके 3 नंबर मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। 1 नंबर पर खुश हो जाइएगा, खुश है ना 1 नंबर पर, हाँ 1 नंबर भी मिल जाएगा तो ठीक है ना, है नहीं 1 पर नहीं, हम पूरा लेकर रहेंगे। कहाँ है कि 1 नंबर सही है, नहीं आएगा तो लेंगे तो पूरा है ना, ये हाथ हमको दे दे तो ये नंबर हमको दे दे। तो देखिए आता है बात कि व्यतिकरण क्या होता है, अर्थात इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या होता है ना व्यतिकरण। तो यहाँ पर ना जैसे व्यतिकरण मतलब क्या होता है कि आप लोग दैनिक जीवन में व्यतिकरण करते रहते हैं, है ना, कि जैसे कोई आया, हम एक रास्ते से जा रहे हैं और उधर से कोई आ रहा है, तो मुड़ान पर क्या होते हैं कि नहीं हो जाता है कि वो इधर जाए कि हम इधर जाएं, इधर उधर होते रहते हैं, और फिर अपने एक जगह खड़े हो जाते हैं, तो वो निकल गया, नहीं तो हम ही निकल जाते हैं, वो खड़े रहे। तो वो सब दैनिक जीवन में हम लोग अक्सर व्यतिकरण करते रहते हैं। तो यहाँ पर तरंगों की बात होगी, व्यतिकरण में जो होगी तरंगों की बात होगी। तो कहता है क्या कि व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 ही प्रकार का होता है, तथा इसकी आवश्यक शर्तें भी लिखी हैं ना। तो देखिए व्यतिकरण जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में क्या हो जाए,
एक ही दिशा में संचरित हो और संचरित होकर क्या हो जाए, उसी पर अध्यारोपित हो जाए, उसी पर अध्यारोपित हो जाए, तो वही क्राइटेरिया क्या कहलाता है, व्यतिकरण, या उसके फेनामिनन को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं, घटना को इंटरफेरेंस कहते हैं। तो वही होगा क्या, बताइए। क्लास कितना ओवर हो गया और आप लोग बीच क्लास में आप लोग आए हैं। तो देखिए कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे, जब दो या दो से समान आवृत्ति होनी चाहिए, अलग अलग होगा तो भेंट होगा। जैसे है 5 रुपए का चाय पीने के लिए 100 रुपये का पेट्रोल जला लेते हैं, है ना, कहते हैं चलो यार चाय पीने। ये नहीं है कि पैदल जाएंगे, बाइक से ही जाएंगे, और सभी बाइक देखेंगे एक लाइन से एक रफ्तार में चलते रहते हैं, है ना। किसी का एक्सीलेटर जो है तेज नहीं होता है, एक एक्सीलेटर पर सब लोग अपना अपना हिसाब से चलते रहते हैं और पूरा रोड घेर लेते हैं, है ना। यानी उनकी आवृत्ति क्या है, समान है ना, और समान आवृत्ति से है तो चल रहे हैं। और नहीं तो वो पता चला वो गया ये पीछे है, तो कहीं भेंट होगा, भेंटे नहीं होगा। तो उसी तरह इनकी अगर एक तरंग की आवृत्ति इस तरह चली या दूसरा ऐसे ऐसे चलेगा तो कहीं भेंट होगा, कहीं नहीं भेंट होगा। इनकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी समान आवृत्ति की तरंगे अगर एक ही दिशा में क्या होंगी, संचरित होंगी, तो वही घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण ना। अब देखिए व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संपोषी है, दूसरा होता है विनाशी। संपोषी में क्या होंगे, संपोषी में क्या होंगे, सभी तरंग की दिशाएं, क्या बोल रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है किसको, आपको? ठीक है, लंकेश है तो आप अपनी मानी मत करिए। आपका 10 शीश है तो हमारा भी 20 हाथ है, आपका 10 शीश है। तो देखिए ऐसे है ना, संपोषी की बात होगी तो एक तरंग तो जा रहा है किस दिशा में, एक ही दिशा में, और दूसरा भी तरंग इसी दिशा में जाए और इसी पर क्या हो जाए, अध्यारोपित हो जाए। यानी दोनों तरंग की क्या होंगी, एक ही दिशा में क्या हो जाए, अध्यारोपित हो। और अध्यारोपित होंगी तो क्या होंगी, दूर तक जाएंगी कि नजदीक तक, दूर तक जाएंगी ना। जैसे टार्च जलाते हैं 2 टार्च से ऐसे ढक जला देंगे तो दोनों आपस में जाकर कहीं मिलेंगे एक ही दिशा में ना, तो जाकर क्या होंगे, एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी, तो उनकी गति भी क्या हो जाती है, तरंग की गति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें क्या होंगे, तरंग होते हैं ना, जैसे ये तरंग है तो ऐसे ही ना जाएंगे। तो देखिए तरंग का सबसे ऊपरी वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंग। तरंग के सबसे ऊपरी भाग को हम लोग श्रृंग कहते हैं, और सबसे निचले भाग को हम लोग गर्त। गर्त मतलब जानते हैं, नीचे कहते हैं ना, ढेर बोलबे तो गड्ढा में चल जीबे, तो गड्ढा मतलब गर्त हो गया। और ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा देंगे तो ताड़ के पेड़ पर चढ़ा देंगे तो ताड़ का पेड़ क्या हो जाएगा, श्रृंग हो गया। और धीरे से एगो लतावा सही से मार दो, ताड़ के पेड़ पर चढ़ाकर ऐसे धीरे से बस हिला दो ना खाली धड़ से नीचे। इसीलिए कोई कहते हैं ना कि ज़्यादा नहीं, ओके ताड़ का पेड़ पर चढ़ा दो, वो तो छोड़ जाएगा, लेकिन अब जब जाएगा, जब नीचे देखेगा तो खुद ही गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई टहनी नहीं है पकड़ने वाला, तो जाएंगे कहाँ। अब बरगद का रहेगा तो इधर उधर कहीं गिरेगी, लास्ट में कहीं इधर उधर पकड़ कर रुक सकती है, लेकिन ताड़ के पेड़ के जाने के बाद सीधे नीचे। तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है ना तरंग में, जो सबसे ऊपर होता है, इसका आयाम वो क्या कहलाता है, श्रृंग, और नीचे वाला गर्त। तो वही कह रहा है क्या, संपोषी में, कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार होती है, क्या, कि श्रृंग ना, श्रृंग क्या हो जाए, श्रृंग से तथा गर्त से मिले तो इस घटना को क्या कहते हैं। यानी श्रृंग किससे मिले, श्रृंग से, और गर्त से। जैसे कोई आया है क्या, कोई टापर है, जैसे मान लेते हैं कोई टापर है 99% आया है, 99%,
एगो पीछवा भी कहेगा कि तुम ही आए हो, हम भी आ गए हैं 99%, तुम्हारे साथ में ना जुड़े हैं, तो वो हो गया श्रिंग। और कोई आया है 33%, तो वो कहेगा चलो हम तुम्हारा साथ दे देते हैं 33%, तो ये हो जाएंगे गर्त, लेकिन साथ में रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे ना साथ, तो साथी मरते दम तक न जी, हम मरते नहीं अगले जन्म तक, जन्म नहीं जन्म जन्म तक। देखिए बच्चा, तो इसका फिगर कैसे बनेगा, तो वो पहले क्या बना दी, ये बन गया ना एक, तो फिर इसी पर क्या करें, दूसरा ले जाएं, फिर इसी पर क्या कर दें, तीसरा ले जाएं, तो ये सब क्या कहलाते हैं, समपोषी व्यतिकरण। यानी इसका श्रिंग के साथ गर्त के साथ चल रहे हैं ना, और सब क्या हो रहे हैं, एक बिंदु पर जाकर अध्यारोपित हो जा रहे हैं, हो रहे हैं ना। तो इसी को, यानी ये वाला भाग को हम लोग क्या कहेंगे, श्रिंग, और ये वाले भाग को गर्त, है ना। ये बिंदु O आई ले लेते हैं, इसकी संचरण की दिशा, इसको ले लेते हैं P, ले लिए। ये इसका क्या कहलाता है, T न जी, टाइम पीरियड होता है, हो जाएगा ना, आवर्तकाल, यानी समान आवृत्ति से सब क्या होंगे, निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे हो गए हैं, एक बिंदु पर ही होने चाहिए। जब समान आवृत्ति के हैं तो सभी एक ही बिंदु पर आएंगे, क्या ऐसे, दूसरा भी ऐसे, तीसरा भी, बस हम ये सब एक ही में है। लेकिन हम क्या किए हैं ना कि आप लोगों को समझाने के लिए, तो एक ही पर सब खींचेंगे तो दिखेगा नहीं, और सबकी दिशा क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, समझ गए। ये आपका श्रिंग और ये गर्त, ये समपोषी है। लेकिन विनाशी क्या होता है, एक समपोषी यानी एक दूसरे पर क्या हो गए, आ गए। अब दूसरा लेंगे क्या, तीर वाला, आओ हम भी मारेंगे और तुमको भी मारेंगे, है ना, आओ। देखे है ना टीवी में अक्सर कि उधर से बाढ़ आ रही है, इधर से आ रही है, दोनों टकरा गए आकर, और वहीं पर से टूट जाता है जिसका होता है। तो देखिए, तो क्या कर रहा है, विनाशी व्यतिकरण। जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार होती है कि श्रिंग गर्त से मिले, श्रिंग क्या हो जाए, गर्त से मिले, यानी आई ऊपर वाला किससे जाकर मिल जाए, नीचे वाले से, तो वही क्या कहलाती है, विनाशी न। जैसे है एगो तो तरंग ऐसे खींच दिए न, और दूसरा भी खींचेंगे तो श्रिंग किससे मिल जाए, गर्त से। श्रिंग है ना ये, और गर्त जाकर मिल जाए, और फिर ये ऊपर जाकर ये श्रिंग बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, गर्त। अब हाई क्या है, श्रिंग, तो हाई जाके कहाँ आ जाएंगे, गर्त पर मिल जाएंगे। तो यही घटना क्या कहलाती है, विनाशी, है ना, विनाशी हो जाती है। तो इसी को, यानी ये क्या हो गया आपका श्रिंग और ये गर्त। देखिए विनाशी में क्या होगा, गर्त किससे मिलेगा, श्रिंग से, लेकिन इसमें श्रिंग से और गर्त से। याद किए रहिएगा, समझ में आया। तब इसकी शर्तें भी तो हैं, क्या शर्तें हैं देखा जाए। देखिए बच्चा, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों में क्या होते हैं ना, इनके क्या क्या शर्त हो सकते हैं। अब बताइए, व्यतिकरण करना है ना, यानी इंटरफेरेंस करना है ना, इंटरफेरेंस करना है, जाहिर सी बात है। तो एक तरंग अगर जा रही है जिस रफ्तार से, इनकी जैसे ये है, तो इनका तरंग दैर्घ्य बराबर होना चाहिए कि कम बेसी, बराबर होगा तभी ना व्यतिकरण होगा ना। तो देखिए क्या क्या होने चाहिए,
कि प्रकाश स्रोत जो होगा कैसा होना चाहिए, तो कला संबद्ध होना चाहिए। यानी इनकी जो कला होगी, यानी इनका जो एंगल होगा वो क्या होंगे, लगभग लगभग बराबर होने चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि एगो ढेला ले लेते हैं, ढेला, और उसको हम 45 के एंगल पर फेंक दिए, तो दूसरा भी अगर हम कोशिश करें कि उतना दूर ही जाए तो कितना लेंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर बढ़ाएंगे तो 50 चला जाए, लेकिन अगर 60 करेंगे तो ज्यादा उसको कला संबद्ध यानी उस पर अध्यारोपित नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, कला संबद्ध लगभग लगभग बराबर होने चाहिए। या तो 40 कर लीजिए या फिर उसको 50 कर लीजिए, लेकिन 60 नहीं करना है, न 30 करना है। 30 करेंगे तो यही रह जाएगा, 90 करेंगे तो यहीं पर रह जाएगा, होगा ना। लेकिन जब 45 और 50 और चाहे 40, तो सब क्या होंगे, एक बिंदु पर जाकर भेंट होंगे, समझ रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, कला संबद्ध समान होना चाहिए। ये हो गया। दूसरा कह रहा है क्या कि दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्घ्य क्या होने चाहिए, बराबर। अगर एक चल रहा है जिस आवृत्ति से, तो दूसरा भी आवृत्ति इसी पर क्या होनी चाहिए, लगभग लगभग क्या होने चाहिए, बराबर होंगे। तभी क्या होंगे, एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे, अध्यारोपित होंगे कि नहीं। हमको अध्यारोपित कराना है चल रहा है तो इसकी को जाकर ऐसे मार देना नीचे, बस ये वाला जाएगा, बस ये ऊपर करेगा तो होगा ना। तो यानी जो चल रहे हैं तो उसको क्या करना है, अध्यारोपित करना है। इसके बाद दोनों तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए। आयाम लगभग क्या होने चाहिए, बराबर। भाई जो जा रहा है ना भाई, तो दूसरा भी इसी के लगभग बराबर जाएगा तभी ना भेंट होगा। लगभग लगभग क्या होंगे, या तो बराबर कर दीजिए या फिर लगभग बराबर करिए, लेकिन चलना है। रफ्तार दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जितना ये जा रहा है, जैसे पानी की धारा होती है ना, बहती रहती है तरंगों के रूप में, तो देखेंगे वो समुद्र में जो बीज होते हैं, तो समुद्र का पानी आता है, जहाँ खड़े रहेंगे पैर को छू कर फिर चला जाता है, फिर आता है तो पता चलता है तनी से और ऊपर आता है, फिर चला जाता है, कभी आता है तो अंगने से चला जाता है। तो एक लिमिट हो जाती है कि इतने से आगे मत जाइए, नहीं तो वो क्या करेगा। अक्सर हम लोग देखते हैं ना वीडियो में, अगर ज़्यादा धार आता है तो उसको खींच कर लेकर जाके अंगवा छोड़ देता है, गिर जाते हैं सब, देखे हैं कि नहीं। कोनो तो एकदम डर के मारे एकदम लौट जाते हैं। तो ऐसा वीडियो होता है, देखते हैं हम लोग। इसके बाद क्या है, दोनों स्रोतों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। अब बताइए, अगर दो लोग हैं, एक है लंकेश और एक है विकास के पथ पर ना, अगर दो लड़के बैठे हैं, एक लड़का ये बैठा है विकास के पथ पर बैठने के लिए, ये रेस के लिए बैठे हैं, ठीक। एक बच्चा ये बैठा है, ये कौन है, विकास के पथ पर, विकास के पथ पर विकास कुमार। और इन्हीं के साथवा अगर हमको दोनों लोग को समान दौड़ाना है, अगर समान दौड़ाना है, तो देखिए लंकेश, तो ये कहेंगे कि हमको यहाँ तक पहुंचना है, इस मंजिल पर, कहाँ पर हम मान लेते हैं, है ना, हमको यहाँ पथ पर पहुंचना है ना। ये पथ, हम कोई नाम बताइए पथ का नाम। पति का नाम पथी, पद का ही नाम है, विकास के पद। अच्छा विकास के पथ है, लेकिन जो बिंदु पर इनको पहुंचना है, उस बिंदु का क्या नाम होना चाहिए, बताइए। विकास का केंद्र। विकास का केंद्र। देखिए इस बिंदु का नाम है विकास का केंद्र। देखिए विकास केंद्र हो गया। एक जो है विकास के पद पर विकास कुमार बैठे हैं और एक वो बैठा दिए लंकेश को। ये हो गए। अब बताइए, ये जब चलेंगे विकास के पथ पर तो उछलते 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 पहुंच गए, ये है ना। लंकेश कहेंगे कि हम भी पहुंचेंगे, लेकिन इनका छलांग बहुत लंबा लंबा हो गया, लंबा लंबा हो गया। अब बताइए लंबा लंबा हो गया तो क्या पहुंच पाएंगे वहां पर, पहुंच पाएंगे? ये पहुंच गए तो कौन पहले पहुंचेगा? लंकेश। देखिए लंकेश, हे लंकेश। अब बताइए
लंकेश ने कहा कि हम झपट्टा मार कर पहुंचेंगे और झपट्टा मार लिए। तो ये तो भाई तो दोनों लोग कहीं अध्यारोपित होंगे। कछुआ और खरगोश वाली चाल हो गई, अध्यारोपण कहीं नहीं हुआ। तो विकास के पथ पर विकास कुमार चले हैं, लेकिन कदम कदम से ये जाकर कहीं ना कहीं ढमरिया जाएंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पर एक चीज होनी चाहिए क्या, कि दोनों स्रोतों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। अगर ये ज्यादा भाग रहे थे तेज, तो हम लंकेश को कहेंगे तुम यहाँ पर मत बैठो बच्चा, यहाँ पर। तो देखिए, इस बच्चे ने कहा कि बेईमानी हो गया, कहा ना, तो बेईमानी तो वास्तव में हो गई, क्योंकि हमको अध्यारोपण कराना है ना। तो कहेंगे कि ये तो एकदम आगे बैठे हैं, पीछे कहीं से भेंट नहीं होगा, कहाँ भेंट होगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अगर हम यहाँ पर कर दें तो ये कहेंगे हम मैनेज कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब ज्यादा पीछे कर देंगे तो अध्यारोपण होगा नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। समझ गए? तो अगला प्रश्न देखा जाए ना। अब अगला प्रश्न है प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, ठीक। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव होते क्या हैं। तो ये देखिए, अगर कोई धातु है, धातु पर जब प्रकाश डाला जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश डालेंगे तो वो हीट होगा। तो देखिए, अगर कोई भी धातु है, अगर मान लेते हैं कि कोई धातु है, अगर इस पर प्रकाश डाल रहे हैं ना, तो क्या होते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। कोई भी धातु की सतह पर अगर हम लोग क्या करें, प्रकाश डालें, तो क्या करेगा, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। गर्म हो ही जाता है, प्रकाश है ना। धातु देखिए, कोई भी धातु अगर छत पर रख दीजिए, धूप आता रहेगा, तो क्या होगा, उससे प्रकाश तो धीरे धीरे वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाती है, और उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। लेकिन हम लोग वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं। हम लोग इतना बस पता चलेगा, ऐसे टच करेंगे तो क्या हो रहा है, गर्म बा, कहते हैं गर्म बा, यही करते हैं ना। नहीं तो छतों कबो कबो गर्म हो जाता है गर्मिया के दिनों में, तो छन 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 चलते रहते हैं ना, बिना चप्पल के कुदते हैं ना, ऐसे 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 खूब एकदम कर करके बिना चप्पल का करते हैं। लेकिन जब चप्पल रहता है तो एकदम आराम से जाते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग को करंट नहीं मारता है तो हटा लेते हैं, एकदम तुरंत हटा लेते हैं। उसी तरह अगर कोनो लोहा वोहा गर्म रहता है तो हम लोग पकड़ते हैं तो होता है ना। तो तारवा में तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, हम लोग के शरीरिया में तो झटका मार देता है। उसी तरह वो धातु की सतह है, गर्म है, तो जब टच करेंगे तो गर्म है तो हटा लेते हैं। क्यों, क्योंकि उससे भी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा होगा, और टच करते हैं तो तुरंत जलता है। तो देखिए ये क्या है कि जब उच्च आवृत्ति या निम्न तरंग दैर्घ्य, देखिए आवृत्ति क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए या फिर निम्न तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य लंबा लंबा नहीं, धीरे धीरे वाला। आवृत्ति क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, लेकिन तरंग दैर्घ्य कैसी होनी चाहिए, छोटे छोटे, यानी निम्न होने चाहिए। ना ही कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तरंग दैर्घ्य कैसी होगी, तो निम्न होनी चाहिए। तो वही कह रहा है क्या, कि जब उच्च आवृत्ति या निम्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश किरणों को किसी धातु की सतह पर क्या किया जाता है, डाला जाता है। कोई भी धातु की सतह पर डाला जाएगा, जिसे अभी बताइए, हम मान लेते हैं ये कोई धातु है, मान लें ना, तो क्या डालेंगे, उच्च आवृत्ति की, यानी आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, तो उच्च होनी चाहिए ना। उच्च आवृत्ति की प्रकाश किरणों को धातु की सतह पर डाला जाता है, तो धातु के पृष्ठ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यानी धातु के पृष्ठ से क्या होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे जी, है ना। यानी ये क्या है, प्रकाश है ना। और प्रकाश कैसा है, उत्सर्जित प्रकाश या आपतित प्रकाश। ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एच डेल, ये होता है ना। जहाँ एच क्या है, प्लांक नियतांक,
और ये इसकी आवृत्ति होती है। यही होता है ना, आई जो है प्रकाश ऊर्जा है जो तो देखिए डाला जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और इसी घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, इसके द्वारा हम लोग सोलर प्लेट ये सब देखते हैं, विद्युत बल्ब जलाने के काम आता है ना। तो देखिए इसके क्या नियम हो सकते हैं। नियम भी पूछा था ना कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। तो धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या हो जाती है, अनुक्रमानुपाती होती है। क्या, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना, आपतित है ना, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इलेक्ट्रॉनों की क्या है संख्या, प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी ये बताइए, हम जितना तेज प्रकाश देंगे इलेक्ट्रॉन उतना ही तेज बाहर न निकलेगा। यानी जितना प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उतना ही तेज निकलेगा ना कि कम निकलेगा, तेज ना निकलेगा। होता है ना कि देखिए गैस को चूल्हा अगर करते हैं, जितना तेज करते हैं वो उतना जल्दी क्या होता है, खौलना शुरू हो जाता है। अब वही अगर क्या कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, तो वो क्या करता है, लुसुर 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 होता है ना, वो धीरे धीरे निकलेगा। तो देखिए, तो वही कह रहे हैं, धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है आपतित प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी ये क्या है, आपतित प्रकाश है ना, ये जितना तेज अगर आएगा धातु की सतह पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, उतना ही बढ़ती जाएंगे, कम नहीं होंगी। धीरे आएगा तो धीरे धीरे, जल्दी आएगा तो जल्दी जल्दी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ती रहेगी। दूसरा क्या कह रहा है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, देखिए क्या हो रहे हैं, जो है ना उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के क्या हो जाते हैं, यानी इसकी गति कितना तेज हो सकती है उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करता है ना। जैसे अगर कोई आएगा हमको पीछे से कहेगा ढकेल दो, तो धीरे से ढकेलेगा तो ज्यादा से ज्यादा इतने दूर, यही ना। आ कोनो आया है तो पकड़ के आ चक चक धक के फेंक दिया तो पता चला हम चक चक आगे भी चले जाएंगे, हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। यानी कोई धीरे से ढकेलेगा तो धीरे बढ़ेंगे, और कोई चक चक कर दिया तो हम भी चक चक आगे चले जाएंगे। चक चक का मतलब होता है ना, मार एकदम निशाना बना के, है ना। तो देखिए क्या कर रहा है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन कब करेगा, जब आवृत्ति उसकी क्या होगी, तेज होगी, है ना। जैसे नहीं है कि ऐसे 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 ले जाएंगे ना तो नहीं होगा, ऐसे प्रकाश तो विद्युत नहीं चलेगी। विद्युत चलाने के लिए जानते हैं क्या होता है, जल्दी 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 जल्दी, 1 सेकंड में 50 बार जलता है, 1 सेकंड में 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है। जो पीला वाला बल्ब है ना, 1 सेकंड में 50 बार जलता है, 50 बार बुझ जाता है। तो ये सोचिए कि वो कितना तेज चल रहा होगा, एकदम जल्दी 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 जल्दी। जनरेटर नहीं होता है, जल्दी जल्दी चलता है। अब ऐसे धीरे 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 करेंगे तो कितना धीरे धीरे होगा, वो कितना धीरे धीरे होगा, होगा नहीं। तो देखिए, तो वही कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनवा की जो गति है, इलेक्ट्रॉनवा की गति वो किस पर है, उसकी आपतित प्रकाश की क्या हुआ जी। तो देखिए, है ना बच्चा, अरे आखिरी वार चल रहा है जी, आखिरी ब्रह्मास्त्र है, आखिरी है एकदम। देखिए इसके बाद कह रहा है क्या, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से क्या हो जाए, कम हो जाए। यानी क्या कह रहा है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। अब ऐसे ले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकल, ये इलेक्ट्रॉन तू निकल, ये इलेक्ट्रॉन तू निकल धीरे धीरे, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा जी, नहीं। वो बीरबल की खिचड़ी बनेगी, वो बीरबल की खिचड़ी न बनी कि हम यहाँ पर मोमबत्ती जलाएं या ऊपर रख दिए,
हमारा खिचड़ी बन रहा है। यहाँ पर आग जलाएं, यहाँ पर रखे हैं, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी आवृत्ति क्या हो रही है, धीरे 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 आ रही है। तो धीरे धीरे आएगी तो धातु तो ऐसे ही ऑब्जर्व कर लेता है, तो कहाँ से जाएगा? जाएगा जल्दी जल्दी। ठंडी के दिनों में धातु को टच करते हैं तो ठंडा लगता है, कितना भी धूप रहता है तो हल्का सा गर्म रहता है। लेकिन गर्मी के दिनों में देखिए, उसको टच करके देखिए। क्यों? क्योंकि प्रकाश की आवृत्ति उस पर क्या है, तेज आई है, आवृत्ति उसकी तेज है, तो इलेक्ट्रॉन भी तेजी से निकल रहे हैं। समझ में है? हाँ। इसके बाद अगला नंबर, धातु की सतह पर प्रकाश के आपतित होने तथा उससे प्रकाश उत्सर्जित होने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होने, कोई समय अंतराल नहीं होने चाहिए। यानी प्रकाश आ रहे हैं तो क्या होंगे, जल्दी 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 आएंगे, और क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी जल्दी जल्दी जाएंगे। अब बताओ जब बच्चे भाई ऐसे ऐसे कहेगा कि भाई हम रुको, धीरे धीरे चलेंगे, तो कहेगा तू धीरे धीरे, तो जो हम तू धीरे धीरे, हम इलेक्ट्रॉन ना निकालो, हम बल्ब ना जलाई। समय अंतराल लगेगा ना, और जब समय अंतराल लगेगा तो होगा, तो नहीं होगा तो ऐसे ऐसे फिर कहेंगे कि रुको, हम 1 सेकंड तक रुक जाता नहीं, रुको और तनिक रुक जाता नहीं, तो रुकते रुकते पता चली कहीं आओ हम सब ले लेंगे तुमको, हम आगे नहीं जाने देंगे। समझ में आया? प्रकाश वैद्युत प्रभाव आया बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न देखा जाए। ओके, देखो बच्चा ना, अगला प्रश्न क्या है आप लोगों का कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। आया था, वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए थे परमाणु मॉडल को, उनमें से एक खास रह गए रदरफोर्ड, और इनकी कमी भी रह दी। हम लोग कोई भी काम करते हैं ना तो अच्छा भी करेंगे तो पीछवा से वो कोनो न कोनो उसकी बुराई बतिया देता है। कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, एक बार जरूर उसमें क्या हो जाती है, उसके बुराई निकाल देते हैं ना। उसी तरह ये बेचारे क्या किए थे, बहुत अच्छा काम किए थे कि परमाणु मॉडल को तो निकाले थे, तो इनकी कमियों निकालने लगे। तो जो कमी निकाला होगा वो सही किया होगा तभी तो। लेकिन हम लोग क्या है, कमियां निकाल देते हैं तो उसको सही करिए कि वो गलत है वहाँ पर। तो इन्होंने जो कमियां निकाली थी तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने कहाँ कहाँ कमियां की थी, तो हर एक मॉडल का निकाला गया और हर मॉडल की क्या हो गई, कमियां निकलती गई। कुछ लोगों ने अपना अपना सिद्धांत देते गए। तो इन्होंने क्या किया था, देखिए कि इनके आता है जो, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या पहले किया जाएगा, इसके बाद उसकी कमियों को निकालिएगा 5 नंबर में, 4 नंबर 5 नंबर, 3 4 5 नंबर में से कोई एगो यहाँ पर रहेगा, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, देखिए तो लिखेंगे क्या, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ तथा समस्त धनावेश परमाणु के क्या होता है, केंद्र में स्थित होता है। देखिए परमाणु को हम मान लेते हैं, क्या माना गया था, परमाणु कैसा होता है, तो गोलाकार होता है, यही ना, यही माना गया था कि परमाणु क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं। जब परमाणु गोलाकार होंगे तो कह रहा है क्या कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त द्रव्यमान समस्त धनावेश परमाणु के कहाँ होते हैं, एक छोटे से भाग में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। जो परमाणु है एक तो ऐसे ही सबसे छोटा अणु है, और उसमें भी उसका केंद्र खोज दिया गया है, यानी वो छोटा सा में भाग में उसके समस्त में क्या होती है, छोटे से भाग में स्थित होता है, जिसे हम लोग क्या बोल दिए थे, नाभिक। यानी परमाणु है उसमें जो समस्त उसका द्रव्यमान और धनावेश उसके एक छोटे से भाग में होते हैं। एक छोटा सा भाग, तो वो छोटे से भाग का क्या नाम था, नाभिक था। और इसी नाभिकों में क्या मिल गया था, द्रव्यमान और प्रोटॉन, अरे धनावेश, जिसको धनावेश कहते हैं, धनावेश, यानी कैपिटल ए और पी दोनों किस में पाए गए थे, केंद्र में पाए गए थे, है ना। ये बच्चिया पढ़ लो, बार बार हम कहते नहीं, बड़ा पैसा लगा के आदमी भेजले है माई बाबू, है ना। तो देखिए तो क्या है कि हम लोगों का जैसे हम लोगों को तोड़ना होगा तो किधर से तोड़ेंगे,
तराजू पर उल्टा लटकाएंगे, पैर पर खड़े हो जाते हैं तो हो जाते हैं। तो हम लोग पूरी तरह से कब बैलेंस होंगे? हम लोगों का नाभिक कहाँ है? तो पेट में बना है ना नाभिक, वही हम लोगों का क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है। हम लोगों का केंद्र क्या है? नाभिक, क्योंकि वहीं से हम लोग आए हैं, वहीं से हम लोगों को पोषण मिला है प्लेसेंटा के द्वारा, है ना। आगे वायु में तो देखिए, तो वही कह रहा है क्या कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में एक छोटे से भाग में स्थित होता है, जिसे क्या बोल दिए थे? नाभिक। यानी रदरफोर्ड साहब ने क्या खोज कर दिया? नाभिक की खोज कर दिए, है ना। दूसरा क्या कह रहा है कि नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। यो एगो बवाल हो गया। ये कहे कि भाई क्या है? परमाणु है, इसी में ये क्या हो गया? प्रोटॉन यानी धनावेश है, यानी उसके केंद्र में क्या है? धनावेश है। तो इलेक्ट्रॉन को कहें कि इसके चारों ओर घूमेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और धन ये तो आपस में मिलेंगे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इनके क्या हो गए? चारों तरफ घूमते थे ना। रहना है तो इलेक्ट्रॉन की तरह रहेंगे कि प्रोटॉन की तरह? आप लोग किसके तरह रहना चाहेंगे? प्रोटॉन की तरह कि इलेक्ट्रॉन की? प्रोटॉन की तरह। इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं है। इलेक्ट्रॉन की तरह रहेंगे तो पतले दुबले रहेंगे, है ना। खूब चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो पता चलेगा कि हम पतले हो गए। अब प्रोटॉन की तरह एक जगह बैठेंगे तो मोटे हो जाएंगे। तो अब किसकी तरह रहना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक की तरह। माने आप लोग चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक की तरह रहेंगे। ये बचिए, इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव है, निगेटिव माइंड में वाले हमेशा ही घूमते रहते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो देखिए वो निगेटिव सोचता है, इसलिए बेचारा वो चारों तरफ क्या होता है? चक्कर लगाता रहता है। अब प्रोटॉन जो है पॉजिटिव की तरफ सोचेगा, तो जो पॉजिटिव रहेंगे वो क्या होंगे? एक जगह ही स्थिर रहते हैं ना। हो गया, समझ रहे हैं ना? है? तो प्रोटॉन क्या है? आप लोग आप बताइए, इलेक्ट्रॉन की तरह रहना चाहेंगे कि प्रोटॉन की तरह? प्रोटॉन की तरह। ना तो घूमने की बात आई तो हम इलेक्ट्रॉन की तरह रहना चाहेंगे। हाँ, घुमकर जिज्ञासु, है ना। कौन लिखे थे? मोहन राकेश कि राकेश मोहन? मोहन राकेश। हाँ, है ना। घुमकर जिज्ञासु, जितना घूमेंगे उतना जानकारी पाएंगे, है ना। ज्ञान वहीं से मिलेगी घूमकर। और शिक्षा केंद्र से यहीं विद्यालय से, है ना। ज्ञान लेना है तो चारों तरफ घूमिए इलेक्ट्रॉन की तरह, और शिक्षा लेना है तो प्रोटॉन की तरह पॉजिटिव बैठे रहिए। देखिए बच्चा, ये तो हो गया। तीसरा क्या कह रहा है कि यानी ये देखिए, नाभिक के चारों ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। क्यों बराबर होते हैं? आखिर क्यों बराबर होते हैं? जितना धनायन उतना ही ऋणायन, ऐसा क्यों कहा गया? तो परमाणु की परिभाषा में दिया गया था कि परमाणु क्या होते हैं? तो उदासीन होते हैं। उदासीन होते हैं। और उदासीन कब होंगे? अगर एगो धनायन होगा तो एगो इलेक्ट्रॉन वाले को घूमेगा ना। अगर एगो धनायन है तो कहेंगे भैया हमारा कहीं को बचा ले, जो फेंक दे, ले ले, कोई ले ले, कोई ले ले। एगो कम रहेगा तो ये दे दो करते हैं ना। तो वही स्थितियां हैं। और जब दोनों बराबर हो गए, कोई मतलब है नहीं ना। तो इसीलिए जितने धनावेश उतने ऋणावेश। क्यों? क्योंकि परमाणु को परिभाषा में दिया जा चुका है कि उदासीन होता है, और उदासीन होने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा? बराबर, है ना। तीसरा है कि यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। वृत्तीय कक्षाओं में क्यों? क्योंकि परमाणु क्या होता है? गोलाकार होता है, खोखला होती है। डाल्टन साहब ने बोला था, दिया था ना, कि खोखला होती है और कैसा होता है? गोलाकार। कोई भी वस्तु है उसका सबसे क्या बोलते हैं जी, सूक्ष्मतम कण ले आएंगे तो किस आकार में आ जाता है? तो गोले में ही आ जाता है। कितना भी मार्कर है, इसका एकदम सबसे छोटा कण निकालेंगे तो कैसा हो जाता है? गोलाकार हो जाता है। तो जब ये गोलाकार है ही, तो इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन किस में लगाएंगे? वृत्तीय कक्षा में लगाएंगे ना। जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, इसके लिए अभिकेंद्र बल माने एक समस्या ये भी है
कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर क्या करेंगे, भागेंगे भी नहीं। भगवा कहाँ जात हुआ, चलो हमने इज्जत है भाई। इलेक्ट्रॉन सोचेगा ना भाई वाला कि हम इधर भाग जाएं, तो ये कहेगा ना तू मत जो, अगर तू चला जाएगा तो हम उदासीन नहीं रहेंगे। हम उदासीन नहीं रहेंगे, कैसे हो जाएंगे, हम वियोगी हो जाएंगे ना, वियोग में हो जाएंगे। तुम भाग जाओगे, एगो इलेक्ट्रॉन की हमारे पास क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी तो ना तुम मत जाओ, तुम रहो, हमको उदासीन ही रहने दो, पता है ना। तो वही कह रहे हैं क्या कि इसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, अभिकेंद्र बल। और यह अभिकेंद्र बल किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच विद्युत आकर्षण बल से क्या होता है, प्राप्त होता है। विद्युत आकर्षण बल जो है ये सोचेगा कि केंद्र से भाग जाए। कौन, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ कि भागे भागे भागे, लेकिन प्रोटॉन उसको केंद्र में अपनी ओर क्या कर रहा है, कह रहा है जाना नहीं है, लेकिन एक शर्त है कि तुम छोड़कर भागोगे भी नहीं और तुम हमारे अंदर आ भी नहीं सकते हो। ये सोचेगा कि खींचे, लेकिन जैसे एक रस्सी नहीं होता है, ऐसे बांध लेते हैं, घुमाते रहते हैं डंडा ढेला को ऐसे खूब, तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि भागे, रस्सी से बांध दीजिए, ऐसे घुमाते रहेंगे ना तो वो घूमता रहेगा। अब जब छोड़ेंगे तो सोचेगा कि भाग जाएं, लेकिन रस्सिया क्या है, उसको पकड़ा है ना, यानी उसमें एक आकर्षण बल लगा है। तो उसी तरह इसके बीच जो आकर्षण बल लगाए हुए हैं कि कौन सा है, तो विद्युत आकर्षण बल, जो क्या कर रहा है, अभिकेंद्र बल की तरह काम कर रहा है। यानी अभिकेंद्र बल इसको बाहर नहीं जाने देता है। क्यों, क्योंकि अपनी ओर खींचे रहता है। और इसमें कौन सा बल लग जाता है, तो विद्युत आकर्षण बल। आवेशों के प्रवाह को ही तो विद्युत कहते हैं ना। तो उसी तरह इसमें क्या होते हैं, समझ में आ गया। तो इनकी कमियों को देख लें, इतना अच्छा परिभाषा दिए थे, मॉडल तैयार किए थे, इनकी कमियों को भी देख लीजिएगा, क्या कमी कर दिए थे, है ना। देखिए बच्चा, अब देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। इनकी कुछ कमियां भी रह गई। अच्छाई बताए तो कमियों में क्या रह गई कि परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में क्या हो गए, असमर्थ हो गए, है ना। परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असमर्थ रह गए। इनका कहने का मतलब था कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के क्या है, चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर तो लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब ये चक्कर लगाएंगे तो इनके बीच में क्या लगा था, अभिकेंद्र बल। इस अभिकेंद्र बल में एक त्वरण भी उत्पन्न हो जाती थी, जिसका नाम क्या था, अभिकेंद्र त्वरण। त्वरण के कारण इनमें क्या होगी, लगातार गतिज ऊर्जा होती रहेंगी। और जब गतिज ऊर्जा होती रहेंगी, यानी ये लगातार गति करते रहेंगे, तो ऊर्जा की हानि होगी कि नहीं होगी, होगा। और वो अगर ऊर्जा की हानि हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी में क्या होगी, कमी आती रहेगी। और वो लगातार इलेक्ट्रॉन क्या है, ये जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, लगाते लगाते इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, ऊर्जा में कमी होगी, तो ये कहाँ आकर गिर जाएगा, नाभिक में। और जब नाभिक में गिरेगा तो क्या होगा, नाभिक का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। क्योंकि धनायन और ऋणायन जब मिल जाएंगे तो वो क्या कर सकते हैं, अस्तित्व उनका खत्म कर देगा परमाणु का। तो वो ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन अगर इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उन्होंने तो ये बोला था, लेकिन आगे की कड़ी को वो नहीं बताए थे कि अगर ये चक्कर लगा रहे हैं तो उनमें जो होती है उनकी व्याख्या के अनुसार कि चक्कर लगा रहे हैं तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और एक दिन ऐसा आएगा समय कि इलेक्ट्रॉन आकर किसमें गिर जाएंगे, नाभिक में, और परमाणु का। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परमाणु क्या अस्थायित्व है, परमाणु की कोई ना कोई अस्थायित्व है ना। तो उन्होंने इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। और दूसरा दिए थे स्पेक्ट्रम पर, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होती है ना रेखाएं, वो ये व्याख्या नहीं कर पाए। यही दो इनकी कमियां थी। दो कमियों में यही दो कमियां थी, क्या कि नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में कौन सा त्वरण उत्पन्न होता है, तो अभिकेंद्र त्वरण होता है विद्युत गतिकी के अनुसार। जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो लगातार ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जित कर देगा। अभी बताए भी थे विद्युत गतिकी। जब कोई धातु की सतह पर जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित करते रहते हैं। तो उसी तरह ये क्या है, वो ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की निरंतर ऊर्जा कम होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्या हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अर्थात क्या होते हैं, परमाणु अस्थायी होते हैं।
और दूसरा जो था कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी ये क्या हो गए, असमर्थ हो गए। तो वही ये इनकी क्या थी, दो कमियां थी। समझा गया? अगला प्रश्न देखा जाए ना। चलिए अगले प्रश्न। देखिए बच्चा, अगला जो प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल की व्याख्या कीजिए। अभी रदरफोर्ड का पढ़े थे, तो वो तो अपना मॉडल बनाए थे लेकिन कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर यही किए थे बोहर, नील्स बोर इनको भी बोला जाता है या फिर नील्स बोहर भी बोला जाता है। यही क्या किए थे, उनकी कमियों को दूर किए थे। किसके द्वारा? तो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, क्वांटा यानी बंडलों के रूप में, है ना। तो यही दिए थे। क्या दिए थे कि नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को क्या कर दिए थे, दूर कर दिए थे। और इनकी 3 परिकल्पनाएं थी। देखिए, याद करने का तरीका था, हम यहाँ पर 3 इसलिए दिए हैं कि अगर नील्स बोर के परमाणु मॉडल अगर आ गया या उनकी व्याख्या करने के लिए अगर आ गया तो एक वो चीज दिमाग में रहेगा ना कि इन्होंने 3 अपना नियम प्रस्तुत किए थे। ऐसे अगर लिखवाते तो नहीं पता चलता, लेकिन अब ये लिख दिया ना कि 3 है और ये 3 गो दिले रहना, 3 गो दिले ना, तब तक याद आ जाएगा। एगो लिखेंगे, 2 कुछ नहीं लिखेंगे तो 3 गो तो लिख कर ही करेंगे। तो देखिए, पहला क्या दिए थे कि इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है वो क्या करता है, लगातार तो घूमेगा। तो वही करें, इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन किए अपनी निश्चित कक्षाओं में क्या होता है, घूम सकता है। यानी एक क्लासरूम है और उसमें अगर आपको दे दिया जाए कि आप घूमते रहिए तो आपको कोई एनर्जी नहीं लॉस होगी। अपने क्लास में कौन लॉस होता है? सुबह पहली घंटे से लेकर 8वीं घंटे तक दिन रात एकदम उसी में रह जाते हैं, पहली से 8वीं घंटे तक। लेकिन अगर कह दिया जाए कि पूरे स्कूल में चक्कर लगाओ तो थक जाएंगे। 2 घंटे आई कहीं थक भी नहीं, पेट दुखाता है, कुल हो जाता है। लेकिन तो वही देखिए, तो क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए अपनी निश्चित कक्षाओं में क्या है, यानी जिसको जो कक्षा में रहेंगे जितने इलेक्ट्रॉन वो अपनी ऊर्जा को हानि नहीं करते, वो एनर्जी मिलती रहेगी। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाती है, निश्चित हो जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर। यानी सबको दिया गया है कि आप इतना एनर्जी लिए हैं, इससे आपको कुछ ज्यादा नहीं, काम चल जाएगा। तो काम चलाते रहते हैं। दूसरा कह रहे क्या कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग का मान कितना होना चाहिए, h/2π। h/2π का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। यानी 2 जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 गुणज होना चाहिए, है ना। वो नहीं कि प्लस नहीं होना चाहिए, धनात्मक नहीं, गुणज होना चाहिए। 2 से 4, 4 से 8 ऐसे चलते रहेंगे, समझ रहे हैं। तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें क्या होंगे, ये वाला मान होना चाहिए, कोणीय संवेग h/2π। यानी कोणीय संवेग J बराबर क्या होता है, h/2π। और ये क्या है, mvr अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल को इसी से डिनोट करते हैं, अभिकेंद्र बल। F बराबर लिखते हैं mvr, जहाँ m क्या है, द्रव्यमान है, v उसका वेग है और r उसकी त्रिज्या है ना, क्योंकि क्या कर रहा है, गोला में ना करेगा। तो यही अभिकेंद्र बल है। इसके बाद तीसरा है कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉन परमाणु में न्यूनतम ऊर्जाओं की कक्षाओं में रहते हैं। देखिए, अक्सर जो इलेक्ट्रॉन है ना परमाणु में, तो निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं। अपनी कक्षाओं में क्या होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में उच्च वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का क्या हो जाता है, वहां पर अवशोषण हो जाएगा। निम्न में है, ज्यादा में जाएंगे तो ऊर्जा लेकर आएंगे ना। जैसे ठंडा पानी है, गर्म पानी डालेंगे, गर्म हो जाता है ना। वो निम्न ताप पर था, ये उच्च ताप पर, तो टेम्परेचर लेकर आया है ना। तो उसी तरह निम्न ऊर्जा था और उच्च ऊर्जा वाले में जाएंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, अरे वो ऊर्जा को अवशोषित करेंगे कि नहीं, करेंगे। लेकिन अगर उच्च ऊर्जा वाला अगर निम्न ऊर्जा में जाएगा तो दया आ जाएगी, दया आएगी ना कि बेचारा बहुत कम ऊर्जा है, इसके पास किसी तरह जीने, अपनी एनर्जिया उसको, यानी वहां पर क्या होगा, उसका ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। यानी उच्च ऊर्जा से जो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा में जाएगा तो क्या करेगा, वहां पर ऊर्जा
देकर आएगा, और निम्न से उच्च में जाएगा तो लेकर आएगा। यानी ये आदान प्रदान हो रहा है ना, हो रहा है कि निम्न से उच्च गए तो ऊर्जा को अवशोषित किए, और उच्च से निम्न में आए तो वहां पर ऊर्जा उत्सर्जित कर दिए। ये लेन देन होती रहती है ना। तो वही कर रहे क्या, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन परमाणु में निम्नतम ऊर्जाओं की कक्षाओं में क्या करते हैं, रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का क्या हो जाता है, अवशोषण होता है। तथा जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का वहां पर क्या कर देता है। अर्थात किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन तभी हो सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में क्या होगा, जाएगा, तभी ना होगा कि नहीं। ऊर्जाओं का उत्सर्जन या अवशोषण कब होगा, जब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में हम लोग जाएंगे तब ना हमको भी अपना पता चलेगा, है ना। अर्थात यहां पर लिख सकते हैं, अर्थात डेल्टा E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस E1, बस। यानी ये क्या है, ऊर्जाओं का अंतर है कि क्या है कि उच्च ऊर्जा से है और किधर आ गए, क्या बचिए, उच्च ऊर्जा है वो कहा जा रहे हैं निम्न ऊर्जा में, तो जो ज्यादा होगा उसमें से क्या कर देंगे, कम वाले को घटा देंगे तो ऊर्जा का मान निकल जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये हो गए, तो ये समझ में आ गया ना। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल या उनकी कमियां और निल्स बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना था, ये दोनों हो गए। अब चले, देखिए बच्चा, अगला जो प्रश्न है ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसको भी क्या करिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत की क्रिया विधि को चित्र सहित क्या करना है, समझाना है। क्या पीएन संधि डायोड है ना, तो पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत यानी बायोस फॉरवर्ड जो कहते हैं, एक होता है फॉरवर्ड, तो इसको क्या करना है, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति की क्रिया विधि को चित्र के साथ क्या करना है, समझाना है। ध्यान दीजिएगा बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हर साल का पूछा हुआ है, इसको श्योर कर लीजिएगा। क्या है कि पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत में क्या होते हैं। तो देखिए जब एक बैटरी के, देखिए क्या कर रहा है कि जब एक बैटरी के धन सिरे को पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र से, धन सिरे को किससे जोड़ेंगे, पी क्षेत्र से, तथा ऋण सिरे को एन क्षेत्र से जोड़ा जाता है, तो इसे क्या बोल देते हैं, अग्र अभिनत बोलते हैं। देखिए क्या, कैसे कि जैसे कोई एक मान लेते हैं कि जो कह रहा है परिपथ, एक पहले परिपथ बनाएंगे बच्चा, पहले परिपथ बना लिया जाए। ये परिपथ तो बन गए, ये जो होते हैं पी क्षेत्र, इसको मान लेते हैं पी क्षेत्र, और एक को क्या मान ले, एन क्षेत्र। तो क्या कह रहा है कि जब एक बैटरी के धन सिरे को पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र से, यानी हम ले जाते हैं इसको क्या कर लेते हैं, पी क्षेत्र से बैटरी के धन सिरे से जोड़ दें, और ऋण सिरे को किससे जोड़ दें, तो एन क्षेत्र से, एन क्षेत्र से जोड़ दिया। ये क्या है, बैटरी, ये क्या हो जाएंगे, ऋण आयन। तो क्या कह रहे हैं कि यदि बैटरी के धन सिरे को पी क्षेत्र से और ऋण सिरे को एन क्षेत्र से जोड़ जाए तो उसी को क्या कहते हैं, अग्र अभिनत। तो ये तो अग्र अभिनत हो गए। अब इसके अंतर देखिए क्या कहता है कि अब इसका व्याख्या कर दे रहे हैं कि अग्र अभिनति की स्थिति में पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर तथा एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। देखिए पी क्षेत्र में क्या मिल जाएंगे आपको, कोटर मिलते हैं, कोटर मिल जाएंगे, और एन क्षेत्र में क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन। एन क्षेत्र में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जबकि पी क्षेत्र में क्या मिल गए, कोटर। इनको हम लोग कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, और इनको कोटर, ये हो गए। तो क्या कर रहा है कि अग्र अभिनति की स्थिति में पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर तथा एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संधि की ओर क्या करने लगेंगे, चलने लगते हैं। तो किधर चलेंगे, तो संधि की ओर चलना
शुरू कर देते हैं, यानी धनायन से किधर भागेंगे, ऋणायन की तरफ, ये हो जाएंगे। और ये जो जंक्शन बना है इस जंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, पी एन संधि, यानी जंक्शन, ये जंक्शन हो गया। तो देखिए अब क्या होंगे, तथा संधि से होकर बहुसंख्यक आवेश वाहकों का वितरण होने लगता है। क्या होता है, बहुसंख्यक आवेश, यानी धनायन से ऋणायन की तरफ जाएंगे तो क्या होंगे, बहुसंख्यक मात्रा में क्या होंगे, आवेश यानी इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, प्रवाह लगातार होता रहता है। एवं संधि पार करके ये आपस में क्या कर लेते हैं, और संधि को पार करके क्या कर लेते हैं, आपस में संयोग कर लेते हैं, तथा इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। तो यही क्रिया को क्या कहते हैं, पीएन संधि अग्र अभिनत, यानी क्या होगा, धनायन से ऋणायन की तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों यानी बहुसंख्यक जो आवेश है, आवेशों का प्रवाह किधर से होगा, तो देख रहे हैं ना कि ऋणायन से किधर जाएंगे, धनायन, धनायन से फिर ये क्या होगी, क्राइटेरिया चलती रहती है ना। तो यही कह रहा है क्या कि अग्र अभिनति की स्थिति में पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर तथा एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संधि की ओर क्या करने लगते हैं, चलने लगते हैं, तथा संधि से होकर बहुसंख्यक आवेश वाहकों का वितरण होने लगते हैं, एवं संधि पार करके ये आपस में क्या कर लेते हैं, संयोग कर लेते हैं, और फिर क्या हो जाती है, इनमें धारा का प्रवाह होने लगता है। तो इस तरह से पीएन संधि डायोड जो है, प्रश्न में जो आया था कि अग्र अभिनति की क्रिया विधि को समझाइए, तो ये उसका सचित्र वर्णन करना है, तो ये उसका क्या है, चित्र हो गए, और इसका जो पूछा था परिभाषा वो बता दिए। अब देखिए ये तो अग्र अभिनति के लिए है, अब चलेंगे किस पर, पश्च अभिनत के लिए। एक आता है अग्र अभिनत और एक आता है पश्च अभिनत। अग्र अभिनत हो गया, अब चलते हैं पश्च अभिनत पर। देखिए बच्चा, अब देखते हैं अगले प्रश्न पर, जो क्या है, देखिए जैसे वो पीएन संधि क्या था, अग्र अभिनत था, तो ये क्या होते हैं, पश्च अभिनत, यानी बैकवर्ड बायोस, और वो क्या था, फॉरवर्ड बायोस। तो इसी तरह ये क्या होते हैं, इसको कह रहे क्या है कि पीएन संधि डायोड के पश्च अभिनत की क्रिया विधि को चित्र सहित समझाना है। ये भी 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि चित्र सहित क्या करना है, पीएन संधि डायोड के पश्च अभिनत को समझाइए। तो क्या होता है, देखिए ये भी उसी तरह होंगे, जब संधि डायोड का पी क्षेत्र बाय बैटरी के किससे लग जाएगा, ऋण सिरे से, और उसमें क्या हो रहे थे, धन सिरे से, तथा एन क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हो, तो इस संधि को ही क्या बोलते हैं, पश्च अभिनत बोलते हैं। देखिए बच्चा क्या बोला है, जैसे इसका फिगर के माध्यम से ही देखना है, चित्र सहित बताना है। तो देखिए जैसे कोई मान लेते हैं ये पीएन संधि है, ये इसको हम मान लेते हैं क्या, एन क्षेत्र, और इसको ले लेते हैं पी क्षेत्र। एक हो गया एन क्षेत्र और एक हो गया पी क्षेत्र। पी क्षेत्र को किससे डिनोट कर जोड़ेंगे, तो बैटरी के ऋण सिरे से, और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, धन सिरा, ये क्या हो जाएगा, ऋण सिरा। तो यही कह रहा है, ये क्या है, बैटरी है। कि किसी भी, देखिए जब संधि डायोड का पी क्षेत्र, जब संधि डायोड का पी क्षेत्र किससे जुड़ जाए, ऋण सिरे से, और एन क्षेत्र किससे जुड़े, धन सिरे से, तो यही क्रिया क्या कहलाती है, पश्च अभिनत कहलाती है। इसी को जोड़ने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, पश्च अभिनत, यानी पीएन संधि जोड़ रहे थे तो पीएन संधि पश्च अभिनत के रूप में इसको करते हैं, यानी इसका क्या हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन। इसके बाद देखिए क्या कर रहा था, जब संधि डायोड का पी क्षेत्र बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है, तो इस संधि को ही क्या बोलते हैं, पश्च अभिनत। ये हो गया। अब इसके अंतर्गत इसके चित्र की थोड़ा सा व्याख्या कर लिया जाए। पश्च अभिनत की स्थिति में पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर, देखिए क्या है, पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर, कोटर है बच्चा, ये हो गए। पी क्षेत्र में क्या उपस्थित है, तो कोटर, पी क्षेत्र में कोटर ही उपस्थित होते हैं, तथा एन क्षेत्र में क्या उपस्थित हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन। पी क्षेत्र में, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन
उपस्थित हो जाते हैं। ये क्या हो गए हैं तो इलेक्ट्रॉन, ये हो गए। तो देखिए बच्चा, क्या कि पी क्षेत्र में उपस्थित कोटर तथा एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में संधि से क्या होने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं। जो संधि है ना, आप देखिए उसमें क्या हो रहे थे, दोनों पास पास आ रहे थे, दोनों पास पास आ रहे थे। एक धन सिरे से था पी क्षेत्र और ऋण क्षेत्र क्या था, ऋण सिरे से एन क्षेत्र। तो दोनों क्या हो रहे थे, पास पास। कोटर और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, पास पास आ रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, दोनों संधि से जो है संधि उससे क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। दूर जा रहे हैं कौन, कोटर भी और इलेक्ट्रॉन भी, दोनों क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तथा वे कभी भी संधि के समीप संयोग नहीं कर सकते हैं। यानी इस स्थिति में पीएन संधि, ये जो है हम लोगों का ये क्षेत्र पीएन संधि, यहां पर ये क्या करेंगे, कभी संयोग नहीं करेंगे। कैसे करेंगे जी बताइए, जब ये कोटर जो है पी क्षेत्र के इस साइड भाग रहा है, यानी विपरीत दोनों क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं, तो संधि पर कहीं मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुश्मनी हो गई है 36 की, कि ये इधर भाग रहा है तो ये इधर, यानी कोटर भी भाग रहा है और इलेक्ट्रॉन दोनों विपरीत दिशाओं में क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं। तो जो संधि कराने वाला भी होगा तो करा पाएगा, नहीं करा पाएगा, तो वही संयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार पश्च अभिनत की स्थिति में डायोड में क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेशों के कारण कोई धारा नहीं बहती है। यानी बहुसंख्यक आवेशों के कारण इसमें कोई भी धारा नहीं बहती है। ये क्या है, पश्च अभिनत में। जबकि अग्र अभिनत में क्या था, धारा प्रवाहित होती थी, लेकिन पश्च अभिनत में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर का जो था बच्चा, कि चैप्टर 9 से लेकर 14 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों को, वो हमने क्या किया, सब बता दिया। और भी फिजिक्स के जो है इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।